लगी थी तो मेमोरी फुल थी, लेकिन ऐसे देखें वो हो रहा है। Bismillahirrahmanirrahim. Now again we are going to start Stream of Consciousness, Technique of Narration of Virginia Woolf. हमने प्रीवियस डे फर्स्ट टू पैराग्राफ डिस्कस किए थे फ्रॉम द नोट्स ऑफ मी बुट्टा. एज इन हर कैरेक्टराइजेशन. अब हम टेक्निक पढ़ रहे हैं. एक्चुअल हमारा एम्फेसिस, हमारा जोर जो है टर्म पर नहीं है, टेक्निक पर है. हमने ये देखना है कि उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक कहाँ कहाँ किस किस अंदाज से प्लेस की है नावल के अंदर. एज इन हर कैरेक्टराइजेशन. अगर इसी टेक्निक को कैरेक्टराइजेशन के हवाले से देखा जाए, शी एम्फसाइजेस कॉन्टिन्यूटी. उसने कैरेक्टर्स के अंदर भी एक कॉन्टिन्यूटी का अमल रखा है. एंड चेंजेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस. और एक्सपीरियंसेस के अंदर तब्दीली का अमल रखा है. आप खुद देख सकते हैं इंसान की जो इनर रियलिटी है वो ये है, इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मुसलसल एक्सपीरियंसेस की जद में रहता है. और अब अक्सर बड़े लोगों से सुनते हुए पढ़ते हैं, सुनते हैं अक्सर ये कहते हुए, वो कह रहे होते हैं जी यार हम तो ये समझते रहे हैं ज़िंदगी तो ये है. फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो कुछ और राय देते हैं. इसका मतलब है एक्सपीरियंसेस तब्दील होते रहते हैं. इसका मतलब ये भी हुआ कि एक आदमी जो बचपन में एक ख्याल का हामिल था वो फ्यूचर में उसको तब्दील कर देता है. तो दैट्स द ट्रू फ्लो ऑफ लाइफ. वो लोग जो प्रिंसिपल बनाते हैं, जो रूल बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में कि जी मैंने अपनी ज़िंदगी में ये रूल बनाए हैं और मैं आज तक कारबंद हूँ, वो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में बड़े जलील होते हैं, बड़े तंग होते हैं, क्योंकि वो रूल्स ब्रेक नहीं करना चाहते और वो तंग पड़ जाते हैं, क्योंकि दे आर मेकिंग द आर्टिफिशियलिटी ऑफ लाइफ. वो आर्टिफिशियलिटी ना, बचपन में मैंने रूल बना दिया, मैंने ये रूल बना दिया जी मैंने अपनी सिस्टर को घर से बाहर नहीं निकलने देना. सपोज मैंने ये रूल बना लिया, मेरा ऐसा जहन था भी सही पहले कि जी मैंने ये नहीं करने देना, मैं बड़ा रिजिड था. अगर वही रूल कायम रहता तो मैं फिर कैसे एग्जिस्ट कर पाता. शायद मैं अपने वालिद की तरह कट ऑफ हो जाता सोसाइटी से, फिर ऐसा ही होता. आज मैंने अपना फिर सौदा किया, आज मैंने अपना फिर सौदा किया और दूर से फिर देखा किया. जिंदगी भर काम आए मेरे असूल. जिंदगी भर काम आए मेरे असूल. जिंदगी भर काम आए मेरे असूल. एक एक करके इन्हें बेचा किया. आज मैंने अपना फिर सौदा किया और फिर दूर से देखा किया. उसने देखो कैसी बात की. उसने कहा मैंने ज़िंदगी के रूल बनाए और सारी ज़िंदगी ये प्रिंसिपल मेरे बड़े काम आए हैं, क्योंकि एक एक प्रिंसिपल बेचता गया. हालांकि वो लिमेंटेशन पेश कर रहा है, लेकिन उसकी भी मैंने रूल बनाए थे, एक रूल भी मेरे कारगर साबित नहीं हुए. तमाम रूल आखिर टूट गए मुझसे. तो लेकिन उसके पास ट्रूथ भी ये है, और वो ट्रूथ हम जानते हैं कि उसे लेमेंटेशन नहीं, पहले ही अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, लचक रखनी चाहिए और रैंडम फ्लो ऑफ थॉट को फॉलो करना चाहिए. इस तरह अपने अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम नई चीज़ को अडॉप्ट कर सकें, नए एक्सपीरियंसेस को एज्यूम कर सकें, नए एक्सपीरियंसेस के रिजिड कंक्लूजन अपने जहन के अंदर फिक्स ना करें. ठीक है. तो कैरेक्टराइजेशन के अंदर अगर चेंजेबिलिटी है तो समझ लो कि टेक्निक लगी हुई है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की. ठीक है. इट इज द रिदम ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंस. इसके अंदर एक्सपीरियंसेस के कंक्लूजन नहीं है, बल्कि लाइफ की एक्सपीरियंसेस इटसेल्फ मौजूद हैं. दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द बिगेस्ट नाउ सेंस. अब दुनिया का नया सेंस ये कहता है, वो कहता है जिंदगी जो है वो रूल्स और एक्सपीरियंसेस के कंक्लूजन्स का नाम नहीं है, बल्कि लाइफ इटसेल्फ इज अ एक्सपीरियंस. आपने इस बात को गौर से सुना है मेरी बात को? आपने क्या बात की लाइफ के एक्सपीरियंस से? मैंने बहुत अच्छी बात की है लाइफ के एक्सपीरियंस से. आपने गौर नहीं किया? अच्छा, मैंने कहा जिंदगी कंक्लूजन्स का नाम नहीं है,
ये एक्सपीरियंस से निकाले हुए नतज का नाम नहीं है, ज़िंदगी इटसेल्फ एक एक्सपीरियंस है। ठीक है। अब जदीद दुनिया ये कहती है जब ज़िंदगी इटसेल्फ एक एक्सपीरियंस होती है, मैंने अपने भाई की लाइफ को पिछले दिनों 7-8 दिनों में ऑब्ज़र्व किया। मैंने अपने भाई को, जो सजावल को, जो कि 5 साल इंग्लैंड में रह कर आया है, मैंने उससे जब शादी के बारे में पूछा, मैंने फ्यूचर की ज़िंदगी के बारे में पूछा, मैंने उसको सेटलमेंट के बारे में पूछा, तो उसने मुझे कहा कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस्लामाबाद में रहूं या मैं दुबई में रहूं या मैं इंग्लैंड में रहूं, मुझे कोई फ़र्क डिफरेंस नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है। शादी के बारे में उसके बड़े वेग आइडियाज़ थे, उसकी ज़िंदगी का ऐसे लगता था मकसद है भाई अब जहाँ रहते हैं पैसा कमाएं और फिर खा जाए। ठीक है। उसकी ज़िंदगी का ऐसे लगता था जैसे एवरी डे इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, बस एक्सपीरियंस करना है, कैलकुलियन नहीं निकालने। मैंने उससे अगर ये पूछा, मैंने कहा बताएं जी, उससे मैं कोई चीज़, हाँ मैंने पूछा, मैंने कहा, मैंने इतना कहा दिया। अब आप ये देखिए, गौर करें इस बात पर। मैंने कहा कि शायद जो मेरा और भाई बैठा हुआ था, मैंने कहा यार ये तो बहुत शरीफ आदमी है, वो बहुत शरीफ आदमी है। ठीक है। यानी कि वो शरीफ आदमी का मतलब कहने का ये था कि ये फीमेल्स के किसी भी उसमें नहीं है, वो नहीं है, ये शरीफ आदमी है। तो सजावल कहने लगा नहीं नहीं, डिपेंड इस बात पर करता है कि शरीफ आदमी आपके मुताबिक उसकी डेफिनेशन क्या है। अब इसका मतलब है ही इज नॉट कमिंग टू द कंक्लूजन एवरी टाइम। हर दफा वो कंक्लूजन पर नहीं आता। हम उसे कंक्लूजन पर लाना चाहते हैं कि ये शरीफ आदमी है तो वो मोहर लगा दे, ये शरीफ आदमी, हाँ जी वाकई शरीफ आदमी है, हर बंदा कह देगा, लेकिन वो उस पर नहीं आता। वो फिर एक्सपीरियंस पर चला जाता है। कह जी इसका मतलब ये है कि पहले डिपेंड करता है शरीफ आदमी आप किसे कहते हैं। उसे कहते हैं जो लड़कियों के पास नहीं जाता, या उसे कहते हैं जो लड़कियों के पास बड़े अच्छे तरीके से जाता है। अब शरीफ आदमी किसे कहते हैं? अब यानी कि जो जदीद मॉडर्न एक जगह पर रहकर आया है, तो वो कंक्लूजन पर नहीं जाना चाहता। उसे मैं घसीटता हूँ कंक्लूजन पर। लाइफ का कंक्लूजन बताओ जी, सेटलमेंट का बताओ जी, शादी का बताओ जी, शरीफ आदमी का बताओ। वो कंक्लूजन पर आता ही नहीं है। उसकी ज़िंदगी नेचुरल। अब ये वो शख्स है जो लिटरेचर पढ़ा हुआ नहीं है, ही इज़ अ कैलकुलेटेड पर्सन। ये मैथ का आदमी है, अकाउंटिंग का आदमी है, या लॉ का आदमी है, लेकिन वो मॉडर्न दुनिया के अंदर रहकर मैंने उसे ऑब्जर्व किया कि वो जब मॉडर्न दुनिया में रहता है तो वो एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है टोटल। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देयर इज नो कंप्लीटेड स्टोरी एंड नो समिंग अप। समिंग अप, चीजें लाइट लाइट हैं लेकिन अहम है बहुत ज्यादा। कि जी मुझे आप बताएंगी, बेटा आप बताएं इस लाइन का क्या मतलब है? जी आप बताएं बाजी। इसमें कोई, हाँ बता दें। अच्छा, देयर इज नो कंप्लीटेड स्टोरी। यहाँ कोई कंप्लीट स्टोरी नहीं है। नो समिंग अप, हर चीज लाइफ इजी गोइंग जा रही है। चीजें मौजूद सारी हैं, समिंग अप नहीं है। समिंग अप मीन एक्सपीरियंस मौजूद है लेकिन एक्सपीरियंस का कंक्लूजन नहीं है। एक्सपीरियंस इटसेल्फ मौजूद है लेकिन उसका कंक्लूजन नहीं है। ठीक, तो जिंदगी भी ऐसे है ना, जब हम कंक्लूजन कर लेते हैं तो उस वक्त समिंग अप क्या है? कंक्लूजन? हाँ कंक्लूजन करना, हाँ किसी चीज को बंद करना, कंक्लूजन देना उसका। अच्छा, जब हम वो कर लेते हैं, कंक्लूजन कर लेते हैं, तो अगर सोचा जाए तो कंक्लूजन एट द सेम टाइम हमारे नुकसानदेह भी साबित होते हैं। नुकसानदेह क्यों साबित होते हैं? नुकसानदेह साबित होते हैं सर, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बाजी, अब दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम यहाँ सारे इकट्ठे होते हैं, बेटा इसे बंद कर दो बेटा। हम यहाँ सारे इकट्ठे होते हैं, हम कहें जी ये जगह जी आसमा की है, ये जगह हिना की है, और यहाँ पर ये बैठेगी, और इसने ऐसे करके बैठना होता है, इसने ऐसे करके बैठना होता है, इसने अपने साथ पानी की बोतल रखनी है, इसने नहीं रखनी, इसने आगे नहीं झुकना, इसने मुझसे बात नहीं करनी लेक्चर के दौरान, इसने मुझे बतानी नहीं है। हम हर चीज़ को सम अप कैलकुलेट कर दें, हर चीज़ को लॉज बनाकर बैठे। एक तो तरीका ये है, ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि हम मिक्सचर होकर रहें और तमाम लोग इस उसमें रहें, ख्याल में रहें कि जी हमने हमेशा यहाँ नहीं बैठना, हमने हमेशा इकट्ठे भी नहीं रहना, हम जब तक मर्जी इकट्ठे रह भी सकते हैं।
वो क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, किस तरह है, हमें उससे ज़्यादा वो नहीं है, बस उसको थोड़ा सा कहते हैं कि यार ये चीज़ें तो मुख्तलिफ है थोड़ी सी, बस ऐसे, यानी कि वेरी इजी। ऐसे जैसे रैंडमली चीज़ें पानी के गिलास के अंदर चीज़ें रैंडमली घूम रही होती हैं, हम उन ज़रों के साथ ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि हम असल वही हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, रैंडम है हम, तो हम उसे रैंडम ही क्यों ना जी ज़िंदगी जिए। तो तमाम करैक्टर आपने देखा रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो वही टेक्निक लग गई ना। यस सर। डरे हुए तो नहीं हो? पानी पीने लगे मन के साथ कुछ बताओ ना। अच्छा, एक्सपीरियंसेस हैं, कंक्लूजन फिर वो करो। जो हमने कौन सा ड्रामा पढ़ा था जिसमें हमने ये कहा था कि लाइफ इज इटसेल्फ ट्रेजेडी, है ना? हमने हेडा था, शायद हेडा ने सर ने समझाया। तो यहाँ पे हमने पढ़ा। अब देखेंगे लाइफ इटसेल्फ ट्रेजेडी, जब हेडा को मुझे याद दिला रही है, तो अब वो चीज़ मेरे जहन में बिल्कुल नहीं है। मैं अब इनको चढ़ता जा रहा हूँ इस पर, ये टीचिंग के बारे से बात कर रहा हूँ, मैं जूँ जूँ इसके अंदर आता जा रहा हूँ, मैं उसको खुलता जा रहा हूँ, जो जो वो चीज़ें जहन काम करना, वो पुराने एक्सपीरियंसेस, नई सोचें, नई एग्जांपल सारी इकट्ठी होती जा रही है, ठीक है, बताता जा रहा हूँ। अब उधर मुझे हेडा में पार्ट सेकंड का ये एक वो है, अगर अभी ये बंद कर दें, अभी हेडा खोलें, परसों दिन मैं हेडा के अंदर दंदना रहा हूँगा, मैं कहूँगा हेडा जैसी चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन एकदम से रेफरेंस देंगे, वो भी सारा यार क्या था, वो बात कोई थी सही, कोई थी ऐसे। तो टीचिंग के अंदर ये चीज़ें भी बड़ी हैं, पार्ट सेकंड में खास, और मैं अक्सर कहता हूँ यार एक चीज़ एक बार पढ़ाऊंगा, दूसरी बार नहीं आ सकता उसमें, है ना। आइए आगे देखते हैं। We may meet with incoherent and disorder। पानी के गिलास के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, इनकोहेरेंट एंड डिसऑर्डर के अंदर, इन अदर नॉवेल्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरे नॉवेल्स के अंदर हम इनकोहेरेंट मिलेंगे, डिसऑर्डर भी मिलेगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के दूसरे नॉवेल्स में। हाउएवर मिसेस वुल्फ्स नॉवेल्स, अब मिसेस वुल्फ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके जो हस्बैंड था उसका नाम भी वुल्फ था, पता नहीं कौन सा वुल्फ था, आर नॉट चियोटिक, लेकिन इसके नावल चियोटिक नहीं है, मतलब खौफनाक हद तक बदनज़मी वाले नहीं है, ठीक है, बेतरतीब तो है लेकिन बेहंगम नहीं है, अनारकी नहीं है, चियोटिक नहीं है। We are not directly cited in the minds of the characters। हमें डायरेक्टली कैरेक्टर्स के माइंड में जाकर नहीं बिठा दिया जाता कि जी ये कैरेक्टर ऐसा है, डिकन के जैसे कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टर ऐसा है और आप जाके देखें इसके जहन में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं होता। हमें कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना पड़ता है। इतनी वैसे ये भी तो कमाल वैसे टेक्निक है कि एक कैरेक्टर को इतना वेग रखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होती है लेकिन वो वेग होता है, उसके जहन में जाते भी हैं लेकिन ऐसे कूल सा महसूस होता है, रैंडम सा महसूस होता है हर कैरेक्टर के माइंड में। मिस्टर रैमसे को देखे उसके जहन में आप जाएं, आपको रैंडम फ्लो ऑफ थॉट मिलेगा उसके अंदर, उसकी एक सोच कल्टिवेटेड थॉट कोई भी नहीं है आपके सामने, वो कुछ भी नहीं कहती। एक्चुअली सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ द नॉवलिस्ट कंट्रोल द नावल। असल में नावलिस्ट का सेंट्रल इंटेलिजेंस जो है पूरे नावल को कंट्रोल करता है, सेंट्रल जीनियस उसकी, यानी कि उसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। राइटर खुद भी सेंट्रल इंटेलिजेंस उसका कंट्रोल कर रहा है, ना कि उसकी कल्टिवेटेड थॉट कंट्रोल कर लिया नावल को, ये भी एक पॉइंट है। मैंने जवाब दो दिए थे, मैंने कहा सिंपल सेंस में जवाब दिया था कि नहीं होता, पेचीदा सेंस में होता है। अगर पेचीदगी में आना चाहते हैं तो हम समझाते हैं उसको कि वो करती है। अच्छा, आपने गौर किया कि वर्जीनिया वुल्फ को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसके तमाम इश्यूज एंगल्स देख रहे होते हैं उसके, तो हमें खुद भी अपने आप को कल्टिवेटेड नहीं रहना पड़ता, हमें खुद भी अपने जहन के सेंट्रल उसमें पहुंच जाना पड़ता है, इंटेलिजेंस में, और वहाँ पर ऐसे वेग से अंदाज से चीज़ों को एज्यूम करना होता है। तो तभी है ना, अगर उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा है तो हम उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ इसको मार्जिनलिया सेंट्रल इंटेलिजेंस आप ले सकते हैं, लेकिन मार्जिनलिया एक अलग टर्म है, आप उसको दोनों को मिलाना चाहते हैं, एक ही चीज़ कहना चाहते हैं
तो फिर आप उसके आर्गूमेंट भी देंगे जी ये एक ही चीज़ है, वेरी सिंपल कह देंगे जी ये एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। The plot of the traditional novel is made up of quarrels between lovers, marriage, or death. But in Mrs. Wolf's novels, all such events or climaxes are submerged beneath the current of the continuous flow of life. दूसरे नॉवेल्स के अंदर जो सेंट्रल क्वारल होती है, असल में कोई स्ट्रगल कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, शादियों का या लव का या कोई सेक्स का, इस तरह कोई एलिमेंट दिखाया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वर्जीनिया की जो नावल होते हैं उसके अंदर फ्लो ऑफ लाइफ होता है, असल लाइफ की करंट होती है। उस लाइफ के अंदर ये तमाम चीज़ें सबमर्ज्ड होती हैं, डूबी हुई होती हैं। जिस तरह नदी के अंदर, नदी फ्लो में होती है, उसके अंदर लकड़ी, तिनके, पत्ते वो सबमर्ज जैसे जा रहे होते हैं, कभी कभी आधे ऊपर नज़र आ जाते हैं या पानी के नीचे नज़र आते हैं। सेम इज़ द केस। तो ये भी टेक्निक फ्लो ऑफ लाइफ के अंदर सबमर्ज करके चीज़ों को रखना, यही असल है, यही ट्रू है और यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक है। हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे प्यारों की डेथ भी तो होती है, सबसे बड़ी इवेंट है। हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें सदमात मिलते हैं, इंसल्ट्स मिलती हैं, ट्रेजेडीज हो जाती हैं, नाकामयाबी मिलती है, कामयाबी। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद ज़िंदगी का फ्लो कायम नहीं रहता, चले जाते हैं। मैं सोचता था कि मेरा वालिद पत्नी एक दिन आएगा, मेरे वालिद की डेथ हो जाएगी। जब दिन डेथ हो जाएगी कैसा होगा वो सीन, हो गया। फिर मैं पढ़ा रहा हूँ और जब मैं आया था 6-7 महीने मुसलसल सदमे में रहा कि यार मर गया बंदा, वाकई मर गया। अब माँ बैठी है सोचते हैं कि यार किस दिन ये मर ना जाए, ये मर ना जाए। अब एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि तिब्बी लिहाज से देखा जाए, वैसे तो ज़िंदगी का पता नहीं है, एक दिन वो आएगा उसको उठा के डाल रहे होंगे और फिर आके यहाँ बैठे होंगे उदास होंगे, यार अम्मा मर गई है। फिर वो सब मर्ज हो जाएगी चीज़ें, और ये चीज़ें तमाम लोगों ने देखनी है अपनी ज़िंदगी में। आप हकीकत से बेशक आंखें चुरा लें, आप ना माने, लेकिन देखनी तो सब ने है हमने। आज हम यही बात कर रहे थे। सर वो किसका था कोट के मैं लाइफ को 3 वर्ड्स में सम अप करता हूँ, लाइफ गोज ऑन, इट गोज ऑन, या पता नहीं क्या, यानी कि 3 वर्ड्स में मैं सम अप करता हूँ जिंदगी को, कुछ ऐसा ही था, मुझे याद नहीं आ रहा। इट गोज ऑन, इट गोज ऑन, या देन लाइफ गोज ऑन, या यानी 3 वर्ड्स हैं उसमें। चलती है तो जो मर्जी हो जाए, चलती है, चलती है। तो ये हिस्से भी तो हैं ज़िंदगी के। अच्छा, अब ये बात भी एक देखें, ज़िंदगी का असल फ्लो मूव करता है और चीज़ें उसके ट्रेजेडी, इंसल्ट वगैरह ये सारी उसके अंदर सब मर्ज होती हैं। अगर कोई अपनी पूरी नदी को रोक ले उस एक ट्रेजेडी के ऊपर, तो ये भी तो आर्टिफिशियलिटी होगी। कोई शख्स अपने किसी प्यारे की डेथ के ऊपर वो कहे जी मैं भी अब मैंने मर जाना है, या मैंने अब इसी को रोक लगा के बैठे रहना है, तो वो भी तो एक किस्म की ट्रेजेडी, वो एक किस्म की आर्टिफिशियलिटी है। इसीलिए आप ये देखिए कि रशियन लोग जो हैं या स्पेशली जो दूसरे लोग हैं, आ जाओ बेटा, रख दो चाय, आप आगे बैठ जाओ। जाना है कहीं? जाओ। अच्छा ठीक, अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। रशियन लोग जो हैं, या अमेरिकन हैं या अरेबियन हैं, ये लोग ज़्यादा नहीं ढोते इन चीज़ों को, बड़ी ट्रेजेडीज मूव करते हैं आगे। लेट्स सी, आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब कंटिन्यूस फ्लो ऑफ लाइफ में क्या चीज़ें हैं? टाइम है, साउल है एंड सेकी है। ये लाइफ के हिस्से हैं। सॉरी सर डिस्टर्ब है, वो किसी ने बुक ली थी अवैध साहब की, तो वो कह रहे थे अगर बुक फ्री हो गई है तो। कब जाना है उन्होंने? वो सर मेरा ख्याल है कल शाम को जाएंगे या मंडे मॉर्निंग। अच्छा, कब तक? घर जाके ना भिजवा दीजिए। ठीक है, मैं सर को भिजवा दूंगा। ठीक है, भिजवा देंगे 8:30 और बजे। नोट्स वगैरह भी हैं, वो कह रहे थे, मुझे याद नहीं है, जिसके पास कोई नोट्स अगर कोई हैं नोट्स तो अगर हैं तो किसी के पास सारी वो भी चीज़ें देंगे। फोटोकॉपी अगर हो गई है तो करवा हाँ, दीजिए, नोट्स मुझे दे ना दें। दो मेरे सर ने को। बल्कि देने थे बुक के लिए, हमने के साथ कह रहे थे। हमने चले। हमने अच्छा, नहीं बुक है। जो है ना घर जाके भिजवा दीजिएगा। आज शाम को बुक आ जाएगी, ठीक है सर, कल कलेक्ट कर लेंगे या आज शाम को ही कलेक्ट कर लेंगे। 8:30 पौने 9 तक जाग रहा हूँ। ठीक।
ओके बेटा। और वो कसनी के पास थी ना। नहीं इसके बारे में की नहीं है इसके पास The death of those we love is the death of those, उन लोगों की मौत, we love is the profoundest of all human sorrows. उन लोगों की मौत जिनसे मोहब्बत करते हैं वो ह्यूमन सारोज के सबसे profoundest एलिमेंट है. Mrs. Wolf knows this, but in her novels even this sorrow is absorbed by the rhythm of life. किसकी डेथ हुई थी? उसकी डॉटर और उसके सन की। Good. She knows the continuation of life, the healing power of grief. Grief की healing power के बारे में वो जानती है, and habit and demands of life. The pain is not concealed, it endures. ये बर्दाश्त किया जाता है. It is not forgotten, but is shown to become a part of the lives of our characters. भुलाए नहीं जाते लेकिन जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं ये. And life continues despite the death of the beloved. Thus, in To the Lighthouse, the death of a number of members of the Ramsay family are briefly reported with in brackets. असल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो मौत को ब्रैकेट के अंदर ही बस डिफाइन कर दिया जाता है कि फिलहाल मर गया था. And time continues to pass and life goes on despite the human tragedy. Further, the death of Mrs. Ramsay and others are emotionally connected with the experiences of the other characters in the novel. दूसरों की डेथ का दूसरे कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंसेस पर क्या असरात हुए हैं वो दिखाए जाते हैं. The whole pattern of her novels is composed of sequences. The whole pattern of her novels is composed of sequences rather than consequences. उसके नावल के अंदर सीक्वेंस तो जरूर होगा, आपको मिलेगा, लेकिन consequences नहीं होंगे. क्यों? consequences क्या होते हैं? चलो मैं पूछता हूँ consequences क्या होते हैं. आपका क्या जवाब होता है? एक एक से पूछ लेता हूँ जी. मेरी इस बात का क्या जवाब देंगे? एक लफ्ज में कहना है consequences क्या होते हैं? रिजल्ट कुछ नहीं, एक बजे अपनी बारी पर आप सारे बताइए जी. जी जी समिंग अप की कंक्लूजन। सर एक तो होता है ना सीक्वेंस में चले आना, इसको कैसे बताएं उर्दू में? आपके जहन में जिस सवाल का क्या जवाब उभरता है वो दे दें. सर कुछ सर उर्दू नहीं बन पा रही लेकिन जहन में घूम सर रहा इसका है। कोई मॉरल नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है और ये कोई नहीं कि इससे result कोई नहीं है। आफ्टर रिजल्ट कह सकते हैं आफ्टर हम। इफेक्ट्स कर कॉज एंड इफेक्ट्स नहीं है इसमें। कॉज एंड इफेक्ट्स. अच्छा ठीक है, मेरे जहन में इसका जवाब ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस आर आर्टिफिशियलिटीज. मैंने यूँ जवाब दिया है, हर किसी का ठीक है ना. और लेकिन इसमें भी- कॉन्सिक्वेंस मैं पहले कह रहा हूँ, उसका जवाब रिजल्ट देना ये तो भाई, या उर्दू में उसका मीनिंग तलाश करना ये तो वो नहीं होगा ना. अब इस लेवल पर आप यूँ मुझे वल्ला दे के जवाब देना, ठीक है, कि मैं कहाँ से बोलूँ तो आप वहाँ कहाँ से पहुँचे ना कहीं से. rather than leading to climax and catastrophe. घूम गया बच्चा। यहाँ पर consequences नहीं है, यहाँ पर ना ही क्लाइमेक्स है ना ही कैटास्ट्रॉफीज है. कैटास्ट्रॉफी का मतलब तबाह। हाँ, आफत कोई. द फॉर्म एंड सब्सटेंस ऑफ मिसेस वुल्फ्स नॉवेल्स रिजेंबल, फॉर्म शक्ल उसकी, एंड सब्सटेंस उसके अंदर जो मवाद है, रिजेंबल क्लोजली विद दोज ऑफ द लिरिकल पोएट्री. आपको लिरिकल पोएट्री के बारे में, यानी कि हमने पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो प्रोज है वो ये कहती है कि प्रोज इज़ बेटर देन द पोएट्री. ये वर्जीनिया वुल्फ का वो है डायलॉग है. वो कहती है कि प्रोज किसी सेंस में भी पोएट्री से कम नहीं और उसको सुपेरिटी हासिल है. प्रोज का मतलब शॉर्ट स्टोरीज, फिक्शन, नावल्स, एसेज, बिकॉज ये खुद भी एसेस थी और एज वेल एज शी वाज शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नावलिस्ट, फिक्शन राइटर थी. तो वो कहती है कि इसलिए उसने
लिरिकल पोएट्री से रिजम्बल करते हुए इसके वो हैं, बड़े ही दिलचस्प किस्म के इसकी प्रोज है। द एक्सपीरियंसेस ऑफ डेथ एंड लव डू नॉट फॉर्म द कंक्लूजन्स ऑफ नॉवेल्स। डेथ के या लव के एक्सपीरियंस नावल के कंक्लूजन नहीं, रेदर दे आर इंटरवोवन विद द टेक्सचर ऑफ सफरिंग और जॉय, बल्कि सफरिंग और जॉय के एक कपड़े के अंदर सब चीजें बुनी हुई हैं। ब्यूटी और अगलीनेस ऑफ लाइफ विच परप्लेक्स एंड क्विकन द माइंड, जो जहन को परप्लेक्स भी कर सकती है, शार्प भी कर सकती है, क्विकन भी कर सकती है, उसको कोई शॉक दे सकती है उसे। शी शोज अस द वेरियस वेज इन विच ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस लव थ्रू देयर लाइव्स। When her novel opens, love story in the old conventional sense is already over. जब वो शुरू करती है तो लव स्टोरी शुरू नहीं होती बल्कि लव स्टोरी ओवर हो जाती है। And then it starts to show the nature of experience of love in the whole rhythm of life. Into the lighthouse, attention is focused on love in the life of a married couple, Mr. and Mrs. Ramsay. Their love story in conventional sense is already over, and a novelist shows how it all works out in married life. In Mrs. Dalloway, she is an old married woman. Her love story has already ended, but her different love experiences have become a very texture of her life. In this way, the novelist, like a poet, conveys how it feels to be in love. एक पोएट की तरह ये कन्वे करती है कि कैसे वो फील करती है लव में। How the love experiences can shape the course of one's life. Thus, instead of indulging in the dramatic events of the traditional love, we get and stream into the consciousness of the human beings. हम बजाय लव के उन एक्सपीरियंसेस को देखने के हम उस कंटिन्यूअस स्ट्रीम को देखते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में होती है, इनटू देयर एक्सपीरियंस ऑफ वन अनदर। जब एक मिक्सचर नहीं हो गया, नहीं आप भी दरवाजे पे कोई आया और वो साथ वाले व्यक्ति बोल रहे तो भाई है ना। Mrs. Wolf's novels or dramatic lyrics provide us chance to peep into the soul of her imagined characters. Dramatic lyrics जो उसकी हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं चांस कि हम करेक्टर्स के इमेजिन करेक्टर्स हैं उनके माइंड में पीप कर सकें थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ सीन्स एंड मोमेंट्स। Such scenes and moments sustained and arrest the देखिए ये 7:45 होने जा रहे हैं। ये सर नहीं कहें 7:15 होने जा रहे हैं, 7:15 होने जा रहे हैं। ये घड़ी 10 मिनट आगे है बाजी। Such scenes and moments sustain and arrest the interest of the readers and take the place of thrilling. अब ये सीन्स जो हैं वो थ्रिलिंग की जगह पर आ जाते हैं, सेंसेशनल इवेंट्स ऑफ द कन्वेंशनल स्टोरी। सना का भाई आया, किसका? सना का लेने आए मनु की पता हूँ, मैं पूछिया तो नहीं लेने आया कि की करना है। सर मैं पूछूं हाँ तो बैग क्यों उठा रही है? बैग तो रख दो, छोड़ना वाला फंड का उसे कहे कि हो जी ना आया करो टाइम से पहले, तुम बैग उठाने लग गई हो, इतनी डरी हुई हो तो। पूछने जाए थे सर नहीं पूछना उसे, कहे बता करो उसे कि जी नहीं आना जल्दी। शादी है ये भी मलंगनी है। सर ये जान के करती है नहीं 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 जानिए, वैसे वो मजाक करने को तो दिल करता है, लेकिन वो दोनों बहनें कभी भी जुदा नहीं हुई और वो ज्यादा परेशान रहती है, कभी भी अलग नहीं हुई। सर हम भी दोनों बहनें हैं। वो दोनों मैंने मारना है तुम दोनों बहनों को, जेठानी की बेटी पढ़ो। लड़ती ये मासूम बन रही है, हम भी तो दोनों बहनें हैं। लेकिन फीस तो नहीं है ना।
अब दोनों मैंने उसे गले किस तरह मिल रही थी, हाथ तो गले मिला तो पास हो गई है। सर आपको मुझे बहुत अपनी easy खुशी लगा। नहीं हुई, मुझे इसकी बड़ी खुशी। और बहन को देखती थी, अपनी बहन को बाजी में चीती पकड़ के बैठी थी, गर्दन चुक के आज मेरी बहन पास हो गई। और कलसूम यस यस सर बस और धोखा वो तो आपने ही दिया था ना। वो दोनों धोखा तो आपने ही दिया था ना। सर दूसरे दिन बाद शुरू हो जाते हैं। वो देखो बाजी और वो देखो वो देखा इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के रोने लगी, रोस रुका के। अच्छा उसको देखना क्या नाम है, सोबिया को। अच्छा रोती भी थी, बाजी को देखकर हंसती भी थी। अब इसके अंदर क्या रहा था ये तो सब दोनों का पता। अच्छा बाजी देख रही ये क्या बात हुई। सर आपको क्यों बताया? वही तो कह रही थी इसके अंदर क्या रहा था। ओ देखा क्या बात है। बाजी के राज जो आया हुआ है, देखो मैं बताया नहीं बाजी ने। सर गाली कोई नहीं था हमको मारे। नहीं इसमें वाकई बात थी। लेट्स सी जी। Our technique is to bring together a limited number of human beings within narrow framework of time and place. टेक्निक ये है कि उसने लिमिटेड नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को एक नैरो फ्रेमवर्क ऑफ टाइम एंड प्लेस में दिखाया है, एक छोटी सी जगह पर एक छोटे से वक्त में दिखाया है। लास्ट पैराग्राफ है। But the reader is made continually conscious of wider horizons in the background. उसने एक छोटे से टाइम में छोटी सी जगह पर कैरेक्टर्स रखे हैं, लेकिन रीडर जो है उनके पीछे एक लॉन्ग बैकग्राउंड से अवेयर है। मिसेस वुल्फ रिफ्यूजेस नरेटिव एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ थॉट। नरेटिव टेक्निक भी है और डिस्क्रिप्टिव टेक्निक भी है, दोनों को उसने मिक्स कर दिया है। इम्पोर्ट्स फॉर्म एंड यूनिटी, उसने फॉर्म को, जो प्लॉट की फॉर्म होती है उसको, और यूनिटी और उसका जो मिक्स इकट्ठे होना यूनिटी, इनको उसने इंपोर्ट कर दिया है। फॉर्म और यूनिटी को अलग अलग कर दिया उसने। एंड कन्वेज अ सेंस ऑफ अमेजिंग रिचनेस एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। जिंदगी का भरपूरपन भी मौजूद है और पेचीदगी भी मौजूद है इसके अंदर। अब एट द सेम टाइम एक स्टोरी भी है सीक्वेंस के साथ, एट द सेम टाइम सीक्वेंस अलग अलग भी है। यूनिटी और फॉर्म ये दोनों अलग अलग चीज़ें ठहरी हुई हैं, सेपरेट है। सर ये फॉर्म यूनिटी है तमाम तर जो इवेंट्स हैं वो यूनाइटेड हों, आपस में लिंक्ड हों, वेल लिंक्ड हों। हाँ, और फॉर्म का मतलब है ओवरऑल वो फॉर्म बना रहे हों, लेकिन उसकी फॉर्म पूरे नावल का प्लॉट और भी सीक्वेंसेस उसके जो हैं इवेंट्स जो हैं यूनिटी, हाँ उसको अलग अलग कर दी। अच्छा जी, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है अगला क्वेश्चन। मिलन आप इसको बस ना करें या ये पढ़ाई रखना है इसको। और सर ये डिस्क्रिप्टिव टेक्निक, इसके बारे में क्या पता है? डिस्क्रिप्टिव टेक्निक बेटा ये होती है कि जब कोई भी सीन होता है या कोई करैक्टर होता है, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वो कहाँ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, सीन क्या चल रहा है, उसकी मूवमेंट कैसी है, उसका कस्ट्यूम कैसा है, उसके जेस्चर, ये डिस्क्रिप्शन है सारी। ठीक है। नरेटिव क्या है? नरेटिव बता देना कि एक कैरेक्टर फलां जगह पर बैठा हुआ है और वो ये काम कर रहा है। नरेटिव को और डिस्क्रिप्टिव को मिक्स किया गया है। ठीक है। नरेटिव का मतलब है कि किसी को बता देना कि वो यहाँ बैठा हुआ था और नीले पीले कपड़ों में था। डिस्क्रिप्टिव ये है, एक बड़े चबूतरे के ऊपर वो बरजमान था और बुधा की तरह बैठा हुआ था। उसके उंगलियों से, उसकी सफ़ेद उंगलियों के अंदर से, सफ़ेद उंगलियों के पोरों से रोशनी, शुआएं निकल रही थी और सूरज की धूप पड़ने से उसकी उंगलियां रेडिश नजर आ रही थी। दैट इज डिस्क्रिप्टिव नाउ। नरेटिव ये था कि वो बैठा हुआ है और वो किसी का इंतजार कर रहा है या उसका स्टाइल बुधा की तरह है। डिस्क्रिप्टिव ये है कि आप उसकी एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करते जाते हैं। अब इन दोनों चीज़ों में मुझे बताएं कि डिस्क्रिप्टिव टेक्निक
डिस्क्रिप्टिव टेक्निक कौन सा नॉवलिस्ट लगाता है जिसको आपको महसूस हुआ हो कि ये डिस्क्रिप्टिव टेक्निक लगाता है? सर उसमें डिकन्स में है ये descriptive technique? जी है, डिकन्स की डिस्क्रिप्टिव टेक्निक है। बैठ जाओ बेटा। सर ये इसको बीबी किसी ने लिखा है। और क्या लिखता है? हम इज्जत से बड़ी को बीबी नहीं कहते।